ऑल राइट, सो आई वाज सेइंग दैट ऑडिट रिस्क का दो तरह का कंपोनेंट्स है या दो कंपोनेंट्स है। एक है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ROMM, ROM, and detection risk, DR. Okay, ROM and DR. Now ROM is made up of inherent risk, अंदर वाला risk, and control risk. Control risk क्या है? Control risk can be negated through proper design and efficiency of internal controls. And detection risk can be negated by what? Can be negated by, you know, increasing the sample size of the audit. Okay, and inherent risk cannot be done anything. You can do not have any answer or counter to inherent risk. Just like COVID का कोई अभी काउंटर नहीं निकला, जब तक नहीं निकलता है तो इनहेरेंट रिस्क में भरोसा करना पड़ता है ऑडिटर को, नेचुरली मैनेजमेंट को, एंड मैनेजमेंट वहां पे ही सबसे ज्यादा चोरी करता है, ठीक है। और इनहेरेंट रिस्क ऑडिटर कुछ कर भी नहीं पाएगा, ठीक है। हाँ, बातचीत कर पाएगा, इसीलिए तो रीजनेबल एश्योरेंस कर दिया उसका। क्लियर है? तो लिख लो, मैं जो लिखने ये कॉपी कर लिए होंगे, इसके नीचे लिखिए, इनहेरेंट रिस्क के नीचे एरो देखे जैसे मैं कर रहा था, एनोटेट, इसके नीचे लिखिए, नीचे जगह नहीं है तो मैं ऊपर लिख रहा हूं, कैनॉट बी निगेटेड, कैनॉट बी निगेटेड, ठीक है। कंट्रोल रिस्क में लिखिए कैन बी निगेटेड बाय मैनेजमेंट, can be negated by management by implementing requisite internal controls, by implementing and designing requisite internal controls. आप लोग का तो इस टर्म में, आप लोग का इस टर्म में तो दिक्कत नहीं है, नवंबर वालों का तो मई में जिन लोग का एग्जाम था उन लोग के लिए मैं एक वो वीडियो बनाया on the interpretation of the notification, because there were many queries, so I made a video only standard, so you can also share with your friends, and there I am telling everything about क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है, जो इंस्टीट्यूट का भी वो है। और इंस्टीट्यूट का एक ही ख्याल है, इंस्टीट्यूट अभी ऑप्शन दे दिया, ऑप्ट आउट का मतलब है तुम्हारे ऊपर ऑप्शन है कि तुम चाहो तो इस बार एग्जाम दो या नेक्स्ट बार एग्जाम दो, तो इससे रूठने का कुछ नहीं है, ये एक अच्छा चीज है। देखो, कुछ लोग बोल रहे हैं एग्जाम देगा, कुछ लोग बोल रहे हैं एग्जाम नहीं देगा, तो इंस्टीट्यूट क्या पूरा बंद कर देगा या पूरा कंपल्सरीली एग्जाम लेगा? नहीं, इंस्टीट्यूट बोल रहा है कि जो लोग एग्जाम फॉर्म भर दिए वो लोग, तुम लोग नवंबर में दे सकते हो, अगर तुमको रिस्क लग रहा है अभी मत दो, और जिन लोग को देना ही है क्योंकि एग्जाम का करियर का सवाल है तो वो लोग दे। तो इंस्टीट्यूट ये अच्छा किया। If someone asks me that whether this step by institute is good or bad, I'll always say good, because many people think that चलो इकोनॉमी खराब हो रहा है, मेरा करियर खराब हो रहा है, पीछे हो रहा है, प्रेशर है, तो वो लोग देना चाहता है तो उन लोग को देने दो, दे दो, तो इंस्टीट्यूट तो कर रहे हैं इंतजाम। बट above everything I tell you, this is not final, this is not final, because जुलाई फर्स्ट वीक में रीअसेस होगा सिचुएशन, और एमएचए यहाँ पे इन्वॉल्व है। एमएचए कौन है? एमसीए का भाई, हाँ एमसीए का भाई, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स, हेल्थ मिनिस्ट्री। तो ये जो एमएचए है तुम्हारा, ये लोग रीअसेस करेगा 1 जुलाई को एक ओवरऑल कंट्री में सिचुएशन, फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड एवरीथिंग विल बी, यू नो, examinations will be held and not held, and more clarity will be coming. So it is better that people stay put. but जिन लोग को एकदम मतलब नवंबर में डेफर कर लेना चाहिए, मतलब कर लेना है, मन से लग रहा है कि नहीं देंगे, तो वो लोग करने का ऑप्ट आउट ऑप्शन इज द बेस्ट फॉर देम। Anyway, so this is not for you guys, but still I said okay. Now sir, ये डिटेक्शन रिस्क के बारे में क्या बोले? डिटेक्शन रिस्क के बारे में लिखो डिटेक्शन रिस्क कैन ऑल्सो बी निगेटेड by increasing the number of items to be audited, by increasing the sample size of audit, by increasing the sample size of audit का sample size बढ़ा दो तो number of items to be audited बढ़ जाएगा, और डिटेक्शन ज्यादा होगा तो डिटेक्शन का risk of material misstatement going undetected will be less. Okay,
if exams take place in August, will our exam taken in November? Should be, but nothing can be said. एक क्वेरी आया बीच में, मैं उसको एड्रेस कर दे रहा हूँ. क्वेरी ये है कि सर अगस्त में इतना देरी से एग्जाम हो रहे, तो नवंबर में उसका 3 महीने के अंदर कैसे एग्जाम होगा? आंसर इज दे शुड, और इस पूरा साइकिल चेंज हो जाएगा. नहीं तो नवंबर का वापस जनवरी कर दे या दिसंबर कर दे, तो वापस दिसंबर के बाद वापस वो कैरी फॉरवर्ड होते रहेगा. मेरा बात समझे ना? तो परपेचुअली डिफर तो नहीं कर पाएगा. सो वन टर्म विल गेट अ हिट, जस्ट लाइक इलेक्शन ईयर्स में होता है. 2019 में जो लोग एग्जाम दिए थे, मई में इलेक्शन ईयर था. जनरल इलेक्शन का हर साल में मई में जनरल इलेक्शन होता है, तो जून में पोस्टपोन कर दिया जाता है ऐसी एग्जाम. तो यहाँ पे ये 5 साल वाला चीज नहीं है. कोरोना वायरस तो 100 साल में एक बार होता है, तो वो झेलना पड़ेगा. वो एक बार ही झेलना पड़ा, ठीक है. और ये सीए इंस्टीट्यूट 100 साल का हुआ नहीं, तो सीए इंस्टीट्यूट भी पहला बार ये विटनेस किया. सर अपना कंट्री इसके पहले बहुत सारा ऐसा पैंडेमिक विटनेस किया है, ठीक है. सो द आइडिया इज 100 साल में एक बार तो होता ही है. सो द आइडिया इज, ये जो अपने देख रहे हैं ये एक कोई नॉर्मल फिनोमेना नहीं है. वी आर गोइंग थ्रू द टफेस्ट टाइम्स in terms of the risk. Maybe materialization of risk is not happening that fast, thankfully, and it is not as deadly, but there are deaths globally and it is on the high. And number 3, it is highly contagious and you cannot see it. And lastly, there's no counter. It's like inherent risk. There's no counter to it. Till the time there's no vaccine, there cannot be. It's a virus ultimately. So the idea is December तक अगर ये रह गया, तो क्या क्या चेंजेस आने वाला है इकोनॉमी में, एग्जाम में, इसमें उसमें, सबका पर्सनल लाइफ में, हम लोग को नहीं पता. बट एक चीज तय है, अभी तुम लोग जब स्टूडेंट्स जैसे अभी क्या करना चाहिए, मैं हमेशा बोलता हूँ वन एट अ टाइम सोचो. आज का दिन में जो पता है तुम्हारा नवंबर में एग्जाम है, जिन लोग का मई वाला टर्म में बैठना था उन लोग का जुलाई में एग्जाम है, ये मान के चलो. और वही चीज बोल दो कि वही चीज बोल दो कि ऑल इज वेल. वही जो 3 इडियट्स में दिखाता है, वही बोल के आगे बढ़ो. बस कोई इशू नहीं है. तुम लोग सोचो सब कुछ सही है, सब कुछ सही होगा. पॉजिटिव सोचो, ऑप्टिमिस्ट रहो, क्योंकि हर 100 साल में जब ये पैंडेमिक होता है, ह्यूमन रेस हैव नेवर स्टॉप्ड. We have also progressed and we have come on top. So that's the good part of it. We are matlab, we are not supreme beings for no reason. We have our intelligence. Always remember. So just वही अप्लाई करो और सेफ रहो. इसीलिए तो मैं बोला ऑनलाइन पढ़ाई ही करो. अब से ऑनलाइन पढ़ाई तुम लोग का पूरा एकदम मंत्रा बन जाना चाहिए. It should become your mantra. Okay, now coming back to the relevant topic, detection risk में आप लोग लिखे, it can be countered by increasing the sample size of audit. Okay, now going back to the next slide. तो audit risk पूरा clear है ना? कभी भूलोगे नहीं. audit risk बाकी chapters में भी है. ओके, तो देखो सर ये यहाँ पे बता दिया. हाँ बता दिया, एक बार पढ़ते हैं साथ में. एक बार साथ में पढ़ते हैं तो आसान लगेगा. The risk that the procedures performed by the auditor to reduce audit risk to an acceptably low level will not detect a misstatement that exists that could be material. Detection risk could be minimized. मैं बोला ना, by performing what? By performing more audit procedures. और ऑडिट प्रोसीडियर्स परफॉर्म करके डिटेक्शन रिस्क को तुम कम से कम कर सकते हो. एक ऑडिट प्रोसीडियर से मिला नहीं, दूसरा काउंटर ऑडिट प्रोसीडियर लगा दिए. तो ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ ऑडिट प्रोसीडियर्स क्या था? इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, एनालिटिकल, रिव्यू, ओके, कंफर्मेशन, एक्सटर्नल, इंटरनल. ओके, सो ये सब तो है एकदम.
तो इसका कॉम्बिनेशन एक ऐसा बनाओ जाके पता चल जाए। मेरा मेरा बाहर का जो फाउंडेशन का क्लासेस था, बाहर जाता था थ्रू SSCI। तो ये बाहर जमशेदपुर में जब जाता था, आई ऑलवेज यूज टू राइट माई नंबर इन माई क्लासेस, सो स्टूडेंट्स यूज टू इंक्वायर। तो एक स्टूडेंट एक बार इंक्वायर किया जमशेदपुर से, सर ये पढ़ाई क्या है, मैं समझा दिया। उसके बाद मैं पूछा आप कहाँ से हो, बोला जमशेदपुर से। तो जमशेदपुर से जो फीस दे के लॉ पढ़ रहे फाउंडेशन का, टीचर को तो पता होना चाहिए। मैं बोला अरे वाह, जमशेदपुर में मेरा क्लास जा रहा है, मेरे को तो पता नहीं था, मेरे को तो दूसरा जगह का पता था। तब मैं ऑडिट किया, तो ये एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेके मैं बोला कि ये कहाँ से आ गया 25 नाम। मैं पहले पूछा कहीं और क्लासेस हो रहा है इंटरनल कंफर्मेशन इंक्वायरी। मैनेजमेंट ने बोला नहीं, कहीं तो क्लासेस नहीं हो रहे हैं, हम लोग को तो नहीं पता, और वहां पे क्लासेस चल रहे हैं। तो सोचो ऑडिट क्या लेवल में हो सकता है। मैं दिखा दिया कि देखिए एक्सटर्नल कंफर्मेशन से आ गया, तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन इज अ मच मोर ट्रस्टवर्दी प्रोसीजर दैन व्हाट इंक्वायरी। मैनेजमेंट तो झूठ बोलेगा ही, मैनेजमेंट तो झूठ बोलेगा ही, फिर पकड़ा जाने में कुछ बोल नहीं पाएगा, बोलेगा नहीं ये लोग ने हम लोग को नहीं बताया, थर्ड पार्टी के ऊपर दे देगा। और थर्ड पार्टी से तुम थोड़ी ना रिटर्न कंफर्मेशन मंगवाओगे, ठीक है। तो दिस आर द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, और ऑडिट टीचर के साथ कैसे वो लोग, ठीक है। सो द आइडिया इज दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसीजर्स व्हिच यू कैन अप्लाई in order to find out, और भी procedures है books वगैरह। तो these are the combination of audit procedures which you can apply in order to reduce the detection risk। कुछ रिस्क रह जाता है जो तुम कभी कर नहीं पाओ। तुम्हारा क्लास कोई ऐसा जगह दिया जहां पे बोल दिया स्टूडेंट लोग को कि टीचर को तंग मत करो, ठीक है, तो वहां पे तुम कुछ कर नहीं पाओगे, बहुत सारा ब्लाइंड्स भी है, तो वो इनहेरेंट रिस्क हो जाएगा, ठीक है। ओके, नाउ सर बताइए, तो डिटेक्शन रिस्क पूरा क्लियर है ना सर? कीवर्ड क्या है? कीवर्ड यहाँ पे वही है, द रिस्क दैट द ऑडिट प्रोसीडियर्स परफॉर्म बाय द ऑडिटर टू रिड्यूस द रिस्क, ठीक है, विल नॉट डिटेक्ट। मतलब मैं जो प्रोसीडियर किया डिटेक्ट करने के लिए, वो डिटेक्ट करेगा या डिटेक्ट नहीं करेगा तब रिस्क होगा? डिटेक्ट नहीं करेगा, विल नॉट डिटेक्ट, ठीक है। ओके, नाउ सर बताइए, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट जिसका दो कंपोनेंट है, इनहेरेंट एंड कंट्रोल रिस्क, एक बार खुद से पढ़ लो प्लीज, रीड द स्लाइड। I just wanted to know how are your other subjects going? You can chat and tell me. Other subjects सारा खत्म हो गया? नवंबर के लिए दो ग्रुप जो लोग बैठोगे, सारा सब्जेक्ट अच्छे से मतलब कर लो। ग्रुप 1 जो लोग बैठ रहे हो ठीक है, दो ग्रुप वालों को थोड़ा स्ट्रेस होता है। एडवांस अकाउंटिंग स्टार्ट हो गया, EISSM शुरू नहीं हुआ। EISSM कहाँ से पढ़ रहे हो आप? मतलब खुद से पढ़ रहे हो क्या? खुद से पढ़ रहे हो तो टाइम है शुरू करने का। हाँ, EISSM में मेरे को एक चीज बोलना है, थ्योरी सब्जेक्ट है। थ्योरी सब्जेक्ट में कैसे पढ़ना है, तुम लोग ऑडिट लॉ में बहुत सेंस डेवलप कर लियो और मेरे पास फाउंडेशन ज्यादातर पढ़े हो, तो मैं थ्योरी सब्जेक्ट कैसे पढ़ाता हूँ, कैसे अप्रोच करता हूँ, वही अप्रोच अगर रखोगे तो फायदा होगा। दिमाग में समरी बना लो और कीवर्ड्स को याद रखो और कीवर्ड्स को रिफ्लेक्ट करो और रटो मत, ठीक है। कीवर्ड्स को याद रखने का एक ही तरीका है, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, ठीक है। और यही है, और सेल्फ करने से हो जाएगा EISSM। कोई मतलब कोई टेक्निकल चीज जिसको समझ में नहीं आ रहा है उसको गूगल कर लेना, पूछ लेना कोई फैकल्टी को, मेरे को पूछ सकते हो, हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो कोई भी सब्जेक्ट अंडर द सन यू कैन आस्क, सर यू कैन आंसर, प्रोबेबली आई विल ट्राई टू आंसर, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट्स आर मोटा मोटी आई नो। सो एंड लास्टली जीएसटी का जो बाकी है जिन लोग का, जीएसटी के लिए ना
जीएसटी के लिए समराइज नोट्स पढ़ो, चीज को समझो, कॉन्सेप्ट और समराइज नोट्स पढ़ो। जीएसटी बहुत बड़ा है, नया चीज है, और जीएसटी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो, बिकॉज तुम जब सीए बनोगे जीएसटी रहेगा। जीएसटी, कंपनीज एक्ट, दीज आर द स्ट्रेंथ्स ऑफ न्यू एज सीएस, यानी कि आप लोग का ये स्ट्रेंथ होने वाला है, और यही चीज को बैंक करके आप लोग को काम करना पड़ेगा रियल लाइफ में एज अ सीए। When you qualify as a chartered accountant, you are supposed to deliver in Companies Act, in Insolvency and Bankruptcy Code 2006 16। कहाँ पे है सर? ये सीए फाइनल में। फिर सर आप लोग का था नहीं, मैं पढ़ा क्योंकि क्लाइंट को समझाने के लिए और पढ़ाने के लिए, तो इसलिए हम लोग का तैयार हो जाता है टीचर जो लोग है। बट प्रैक्टिस में जो लोग अभी पास हो रहे हैं, they have more edge because they are studying it. You will also study it. So all these things you have to think, क्या काम में लगेगा? जीएसटी बहुत काम में लगेगा, और कंपनीज एक्ट जो हम लोग पर पढ़े लॉ में, ठीक है, ये सारा चीज काम में लगेगा। ओके, ऑल राइट, लॉट ऑफ अमेंडमेंट्स लेके मैं बात करूंगा अमेंडमेंट वाला क्लास में कंपनीज एक्ट का, डोंट वरी। नाउ सर ये रिस्क क्या है? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, बोला दो कंपोनेंट्स है, मैं पहले ही बोल दिया था। इनहेरेंट रिस्क, इनहेरेंट रिस्क क्या है? जिसका कोई कंट्रोल नहीं है, कोई उपाय नहीं है उसको रोकने का, वो होगा ही, ठीक है। द ससेप्टिबिलिटी ऑफ एन असर्शन अबाउट अ क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, मेरे को कोई बोल दिया, कोई और कोचिंग के साथ क्लब करने में जो होता है, कोई बोल दिया कि नहीं नहीं आपका 6 एक्स स्टूडेंट्स है, एक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, मेरे को मन में शक होगा ही, और मैं श्योर भी रहूंगा और होगा भी कि एक्चुअली 2x स्टूडेंट्स है, बट x स्टूडेंट्स बोला जा रहा है, या y स्टूडेंट्स है where y is greater than x, x बोला जा रहा है। तो ये susceptibility of an assertion, this is susceptibility of an assertion about a class of transaction, account balance or disclosure to a material misstatement। मैनेजमेंट जो बोलेगा कुछ ना कुछ मेटीरियली मिसस्टेटेड रहेगा, और जो हम लोग का पकड़ में नहीं आएगा before consideration of any related controls cannot be minimized। और control risk क्या है? Risk of material misstatement that the internal control which has been designed is not capturing। तो ये तो गलती internal control का डिजाइन में है, तो क्या ये मिनिमाइज हो सकता है? हाँ, इंटरनल कंट्रोल को बेहतर तरीके से कर लो। सर एक एग्जांपल दे पाएंगे? बिल्कुल दे पाऊंगा, रियल लाइफ ऑडिट किया ना, और रियल लाइफ आई हैव डिजाइन्ड ऑल दीज थिंग्स एज अ पार्ट ऑफ माय फर्स्ट जॉब। ओके, सो सर कंट्रोल रिस्क में सपोज करो एक चेक सप्लायर को इशू होगा, चेक को साइन करने का ड्यूटी है ऑथराइज सिग्नेटरी का। ये टर्म सुने हो ना, ऑथराइज सिग्नेटरी। तो हर बैंक अकाउंट खोलने के लिए 2-2, 3-3 ऑथराइज सिग्नेटरी, एक्चुअली 7 ऑथराइज सिग्नेटरी रहता है, और भी लंबा रहता है। तो लेट्स से 2-3 ऑथराइज सिग्नेटरी का नाम देके तुम बैंक अकाउंट खोलते हो, करंट अकाउंट। तो एक कंपनी 2 ऑथराइज सिग्नेटरी का नाम देके, 2 डायरेक्टर का नाम देके एक बैंक अकाउंट खोला, तो बैंक ऑथराइज सिग्नेटरी का मतलब है बैंक का कोई भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में ये लोगों का साइन रहने से बैंक चेक पास करा देगा। समझ में आया? बहुत आसान चीज है। तो ये एक इंटरनल कंट्रोल भी है, जाके बैंक अकाउंट से कोई और पैसा ना उठा पाए, ठीक है। तो इट्स एन इंटरनल कंट्रोल। तो लेट्स से एक बड़ा पब्लिक लिमिटेड कंपनी में ऑथराइज सिग्नेटरी क्या चेयरमैन होगा? चेयरमैन के पास उतना टाइम है नहीं। हेड कैशियर कैन बी एन ऑथराइज सिग्नेटरी, जनरल मैनेजर लेवल में कैन बी many general managers and all of them could be authorized signatory। सर रियल लाइफ से बोल रहे हो? हाँ रियल लाइफ, बर्जर पेंट्स में मैं बोल रहा हूँ, I have worked directly with CFO and director finance, ठीक है। So all director finance son used to be my student also। So the idea is ये जितना भी लोग है, ये लोग ऑथराइज सिग्नेटरी थे, हाँ। तो ये जितना भी लोग थे, ये लोग ऑथराइज सिग्नेटरी थे, बट बर्जर में और एक इंटरनल कंट्रोल डाला गया जाके चोरी एकदम ना हो। क्या पता जीएम अपना नाम में चेक इशू कर दे, जाके ये ना हो। बोला गया था चेक में मिनिमम 2 ऑथराइज सिग्नेटरी का नाम रहेगा। सर छोटा मोटा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ये सब रहेगा, ये लोग इंटरनल कंट्रोल आता ही कहाँ है इनमें, ठीक है। इंटरनल कंट्रोल आता ही नहीं है, एक ही डायरेक्टर साइन कर देगा बस काफी है,
ठीक है, तो एक ही डायरेक्टर साइन, और यहाँ पे उसी लिए यहाँ पे तो छोटा है तो वो खुद भी साइन कर पाएगा हर चीज, ठीक है ना। तो द आइडिया इज बिग कंपनीज में ये नहीं होगा। बिग कंपनीज में इंटरनल कंट्रोल क्या होगा, बैंक को बोल देगा हर चेक में दोनों अलग सिग्नेचर रहेगा तभी चेक इशू होगा, और एक अगर जीएम फिनांस करेगा तो दूसरा करेगा जीएम परचेज, तो लोग दोनों मिलके अगर कल्यूट करके धोखा देता है तब बात अलग है, तब बात अलग है। So the idea is this is an internal control which can negate the control risk, ठीक है ना। कंट्रोल रिस्क क्या है कि चलो चौकीदारी चोर है, वो खुद का नाम पे चेक बना दिया चौकीदार, तो वो तो कंट्रोल रिस्क हो गया, बट वो कंट्रोल रिस्क को रोकने के लिए भी हायर कंट्रोल डिजाइन कर सकता हूँ। हाँ, ऐसा बहुत कुछ डिजाइन हो सकता है। सर आपका क्लास के बीच में आप जो नंबर शेयर करते थे वो क्या एक कंट्रोल रिस्क था, सॉरी इंटरनल कंट्रोल था। हाँ, ऐसा बहुत सारा कंट्रोल्स होता है, ठीक है, तो जाके कोई भी पकड़ा जाए। ओके, नाउ द रिस्क दैट अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट दैट कुड ऑकर इन एन असर्शन अबाउट अ क्लास ऑफ, अच्छा ये लैंग्वेज को मैं क्यों पढ़ा रहा हूं तुम लोग को, लैंग्वेज को एकदम मतलब रटाने के लिए। देखो ये लैंग्वेज ऊपर भी सेम है नीचे भी सेम है, इसको हम लोग बोलते हैं CABD, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर। assertion about के बाद क्या लिखना है, CABD, assertion about CABD, misstatement that could occur in an assertion about CABD। अभी भूलोगे नहीं लैंग्वेज। C for class of transaction, A for account balance, D for disclosure, will not be prevented or detected and corrected on a timely basis by entities internal control। यही तो कंट्रोल रिस्क है, इंटरनल कंट्रोल काम नहीं कर रहे, बट ये ऑफसेट हो सकता है। हाँ, बट ऑडिटर ऑफसेट नहीं करेगा, ऑडिटर का काम नहीं है डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ आईसी, डीआईएम। डीआईएम ऑफ आईसी किसका काम है, मैनेजमेंट का, इसलिए बोला ऑफ कैन बी ऑफसेट बाय मैनेजमेंट ओनली बाय डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग काउंटर कंट्रोल। देखो लास्ट लाइन बोल्ड में वो मैं ऐड कर दिया। क्लियर है सबको, क्लियर है ना ऑडिट रिस्क पूरा। ओके, मैं आगे बढ़ता हूं, मेरे ख्याल से पूरा क्लियर है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। ऑडिट रिस्क सर, रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऐसे 200 इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है एथिकल रिक्वायरमेंट्स रिलेटिंग टू एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बोलो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, ये सारा तो रिक्वायरमेंट्स है ना सर। हाँ, ऑब्जेक्टिव होना पड़ेगा, इंडिपेंडेंस रहना पड़ेगा। मैं सीए था, मैं जिस कोचिंग में पढ़ा रहा हूँ वो कोचिंग एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसका ऑडिटर मैं ही बन जाता हूँ, मेरा क्लाइंट बढ़ जाएगा। ऐसा करना चाहिए? कभी नहीं, सोच में भी नहीं आना चाहिए। सर किए हो आप? नहीं, ऑनेस्टली नो फेवर, नो फेवर। सो द आइडिया इज व्हाई, बिकॉज इंडिपेंडेंस हर्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्टिविटी हर्ट हो जाएगा। सर लोग करता है, हाँ, मैं तो बोला यहाँ तक अकाउंट्स करके वो कर देता है, और अकाउंट्स का फीस कहाँ पे, ऑडिट फीस को बढ़ा के दिखा देता है, तो क्लाइंट भी खुश, ऑडिटर भी खुश। तो एथिकल रिक्वायरमेंट्स रिलेटिंग टू ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कहाँ पे एथिकल रिक्वायरमेंट्स लिखा है, प्रोफेशनल एथिक्स बोल के एक टॉपिक होगा सीए फाइनल का ऑडिट में, 16 में 16 मार्क्स का लगभग सीए फाइनल का पेपर में रहता है वो, और 16 में 16 सब उठाता है उसमें। कैसे उठाता है सर? यही आसान है, बहुत चीज आसान है। ओके सर, एथिकल रिक्वायरमेंट्स रिलेटिंग टू एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मान के चलना पड़ेगा, यही बोल रहे हैं ऐसे 200 ऑब्जेक्टिव में। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म में ये शब्द लेके बहुत कुछ बोला था, वापस बोलना चाहता हूँ, दोहरा रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, स्केप्टिसिज्म का मतलब है शक करना। स्केप्टिक्स क्या करता है, शक्की होते हैं, शक्की, हर चीज में शक करता है। सर आप क्या वैसे हो? हाँ बिल्कुल, गिल्टी बाय प्रोफेशन। I am a teacher, at the same time I am an auditor, a CA, so FCA। so the idea is sir, ये जो आप बोल रहे हो कि ऑडिटर हो आप शक्की हो, कैसा शक? क्लाइंट जो भी बोलता है मैं फेस वैल्यू में नहीं लेता हूं, और एक्सपीरियंस जितना होगा तुम लोग भी समझ जाओगे क्लाइंट कब क्या बोल रहा है, क्या करने का कोशिश कर रहा है, जितना वही तजुर्बा होता है, देख देख के अंदाजा हो जाता है आदमी। सर क्लाइंट झूठ बोलता है, बहुत बहुत धनाधन धनाधन झूठ बोलता है, ठीक है सर, पैसा लेके, इनवॉइस लेके, हाँ वो तो पैसा मिलेगा ही नहीं सर। सर आपका हुआ है? हाँ, बहुत सारा क्लाइंट अभी भी आउटस्टैंडिंग है।
सर 3 साल हो जाएगा तो लिमिटेशन एक्ट सू नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो सब याद है, डोंट वरी। सो द आइडिया इज तुम लोग का भी यही एक्सपीरियंस होने वाला है। तो हर ऑडिटर को क्या होना चाहिए, प्रोफेशनल स्केप्टिक होना चाहिए। हाँ, प्रोफेशनल इसलिए घर में आके मैं वो सब नहीं करता हूँ, दोस्तों के साथ वो सब नहीं करता हूँ, थोड़ा बहुत आ जाता है अंदर अंदर में छुपा लेता हूँ, बोलता नहीं हूँ, ठीक है। इनकंसिस्टेंट फैक्ट जैसे ही दिखेगा ना, आदमी दिमाग से सोच लेगा। हर आदमी स्केप्टिक होता है मन के अंदर, याद रखना। और ऑडिट में बोला जा रहा है कि ऑडिटर को प्रोफेशनली वैसा बनना पड़ेगा, प्रोफेशनल ड्यूटी निभाते वक्त ये क्वालिटी और ये एट्रीब्यूट दिखाना पड़ेगा, और ये एट्रीब्यूट दिखा के ही काम करना पड़ेगा। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। सर प्रोफेशनल जजमेंट, जजमेंट मतलब एक सिनारियो को जज करना, जज करना ठीक है या भूल है, राइट है या रॉन्ग है। तो ये जजमेंट भी उसका अंदर से आना चाहिए, वो रट के, इसलिए रट के जो लोग सीए पढ़ेगा वो लोग जजमेंट नहीं कर पाएगा, इसीलिए बोलता हूं मत रटो। मैं नाम नहीं बताना चाहता हूं, एक रैंकर था लास्ट साल। आई वॉज वेरी टेकन अबैक एंड शॉक्ड by his or her speech while, you know, when said to comment you have ranked advice for next batch and this and that. Ironically, not ironically, आजकल ऐसा हो गया है, रैंक में भी कल्यूशन हो गया है, मिलावट आ गया है। सो द आइडिया इज, उसने साफ साफ कह दिया कि रट के पढ़ो, हो जाएगा। प्रोफेशनल जजमेंट कहां से लाओगे मेरा दोस्त, रट के पढ़ने से। Okay, lastly, sufficient appropriate audit evidence and audit risk. ये भी बोला है, sufficient appropriate audit evidence तुम लोग जब ऐसे 500 पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, वो ऐसे 500 ही है, दिस इज ऐसे 500, ठीक है। दिस sufficient appropriate audit evidence is nothing but ऐसे 500। तो these are the, you know, requirements of SA 200 broadly. Now let us see क्या क्या है, देखते हैं। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म लेके यहाँ पे है, और बाकी सारा बुक में अपना दिया हुआ है, सो डोंट वरी। ओके, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म लेके मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, हैविंग अ क्वेश्चनिंग माइंड, दैट मीन्स क्वेश्चनिंग एवरीथिंग, ठीक है। क्वेश्चनिंग एवरीथिंग मीन्स हर चीज को सवाल करना, हर चीज को सवाल करना, बीइंग अलर्ट टू कंडीशंस। मैं बोला ना, एक्सपीरियंस से हो जाता है वो, which may indicate possible misstatement due to error or fraud, and critical assessment of audit evidence, critically assess करना। अच्छा बोलो, तुमको दो इनवॉइस में दिया, रियल लाइफ ऑडिट, दो इनवॉइस दे दिया, एक ओरिजिनल इनवॉइस, एक फोटोकॉपी ऑफ इनवॉइस, कौन सा बेहतर क्वालिटी ऑडिट एविडेंस है, द फोटोकॉपी और द ओरिजिनल? ओरिजिनल। व्हाई? बिकॉज फोटोकॉपी क्या कर सकते हैं, एक फेक इनवॉइस बना के फोटोकॉपी कर दिया, तुमको तुमको देख के लगेगा अच्छा वो फोटोकॉपी भी फ्रेश है। इनवॉइस तो बाद में बनाएगा ना, इनवॉइस बाद में बना लिया हाथ से और जेरोक्स करके क्यों देता है, जाके फ्रेश इनवॉइस ना लगे, और इनवॉइस का डेट है 9 महीना पहले, तो 9 महीना पहले का इनवॉइस का जेरोक्स कॉपी देगा क्लाइंट, याद रखना। क्योंकि 9 महीना जो पेपर इनवॉइस रहेगा वो पेपर सॉइल्ड होगा, तुम ओरिजिनल जैसे ही मांगोगे वो बोलेगा नहीं यही जेरोक्स ही है, फट जाता है इसलिए जेरोक्स करा के रख देता हूँ, ये सब एक्सक्यूज आएगा, मैं पहले से बता दिया, और तुम तुम्हारा तजुर्बे से ये पकड़ लोगे। इसलिए ऑडिट करवाते वक्त भी तुम अगर ऑडिटी हो, नया एम्प्लॉय को मत रखना, एक्सपीरियंस बंदा को रखना। सर आप ऑडिट किए, मैं तो ज्यादा ऑडिटी था, सो आई यूज्ड टू काउंटर द ऑडिटर, ऑफ कोर्स आई हेल्प्ड अ लॉट, एंड उन लोग को तो ऑडिट पर आके छोड़ दिया, बट द आइडिया इज ये सब ऑडिट को हैंडल करने के लिए यू नीड मास्टर लेवल नॉलेज in order to manipulate, but in order to catch the manipulation also you need the same level of knowledge। और क्या? तो सर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का कीवर्ड्स क्या है? कीवर्ड्स इज, देखो, being alert to what audit evidence that contradicts the other audit evidence obtained। समझ में आया?
देखो, मैं देखा जमशेदपुर का स्टूडेंट मेरे को क्वेरी कर रहा है और मैं देखा कि वाह वाह, मेरे को बताया ही नहीं कि जमशेदपुर में स्टूडेंट्स है 25। ठीक है, ऑडिट इंफॉर्मेशन दैट ब्रिंग्स इनटू क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन दैट ब्रिंग्स इनटू क्वेश्चन रिलायबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, मैं बोला ना, जेरोक्स दे दिया 9 महीने पहले का, एंड रिस्पॉन्सेज टू इंक्वायरीज टू बी यूज्ड एज एविडेंस, कंडीशंस दैट में इंडिकेट पॉसिबल फ्रॉड। क्या कंडीशन हो सकता है? बहुत सारा कंडीशन हो सकता है। फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स ऐसे 240 वाला चैप्टर में पढ़ाया था, देख लेना वीडियो जो लोग देखे नहीं अभी तक। तो फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स बहुत हो सकता है। आज तुम्हारा उधार चाहिए, पीएनबी से उधारी तो चाहिए था ये गीतांजलि डायमंड्स या नीरव मोदी को, लेटर ऑफ क्रेडिट एलसी क्या था? उधार इन अ वे। तो उधार या गारंटी चाहिए था, तो उधार और गारंटी चाहिए जब चाहिए होता है तब अकाउंट्स में फ्रॉड करने का एक ऑब्जेक्टिव रहता है। ठीक है, कंडीशंस, circumstances that suggest the need of for audit procedures in addition to those required by SA, ये प्रोफेशनल जजमेंट से आएगा। कभी कभार ऐसा सर्कमस्टेंसेस दिखे कि ऐसे में जो ऑडिट प्रोसीजर बोला उसके बाहर जाके मेरे को ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई करना हो सकता है, ये तजुर्बा से आएगा। ऐसे इज नॉट अल्टीमेट, अल्टीमेट इज योर नॉलेज, योर प्रोफेशनल जजमेंट, योर एक्सपीरियंस, योर अलर्ट माइंड। बिकॉज कुछ भी हो सकता है कभी भी। सी इंस्टीट्यूट ये नहीं बोला कि वाह ऐसे ऐसे कर लो बस काफी है, बेयर मिनिमम नहीं, ये बोल ही नहीं सकता है। एक ऑडिटर को रियल टाइम एनवायरनमेंट में काम करना पड़ेगा। अभी पैंडेमिक है, सोचो कोई क्लाइंट ऑफिस विजिट ही नहीं कर पा रहा है, क्लाइंट ही खुद ऑफिस नहीं जा पा रहा है, तो अभी क्या ऑडिट नहीं होगा? हाँ होगा। कैसे होगा? ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स कैसे होगा स्कैन? तो ये सारा चीज के वजह से, मतलब कुछ कुछ चीजें बियॉन्ड बुक्स है। real life is beyond books. You have to be street smart, you have to be professionally very edgy, and in order to be professionally edgy you have to think out of the box and think practically and pragmatically rather than being bookish. Okay, but CA pass karne ke liye you have to be bookish, that's also a prerequisite anyway. So this is the idea of professional skepticism that concludes our essay इन क्लास। अब ध्यान से सुनना, ये ऐसे ऐसे खत्म नहीं हुआ। अपना चैप्टर 1 जो है, चैप्टर 1 में और भी दिया हुआ है, ठीक है, और सारा मैं डिस्कस कर चुका हूं। मैं जल्दी से ऐसे 210 शुरू करूंगा अभी कंटिन्यू करके इसी क्लास में। अभी तो और सेशन वगैरह बंद नहीं होगा, ये तो कोचिंग का आइडिया है। सो टेक अ 1 मिनट ब्रेक, मतलब अभी, और टिल आई ओपन दैट ऐसे 210। Okay guys, let us quickly begin essay 210। essay 210 का भी वीडियो आप लोग के पास है, मेरे को मालूम है, बट वो वीडियो में भी एक पोर्शन से चालू हुआ है। जो पोर्शन का वीडियो आप लोग का नहीं है वो मैं लाइव करा दे रहा हूँ, और यही वादा किया था, ये करा दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास से क्या होगा सर, थोड़ा बताइए। नेक्स्ट क्लास से अपने चैप्टर ऑडिट का, नेक्स्ट क्लास से चैप्टर 6 से चालू करेंगे। और सर मंडे क्या है? लॉ का क्लास। मंडे लॉ का क्लास में क्या होगा? लॉ का क्लास में अभी ज्यादातर ऑडिट में लॉ वाले भी है, इसलिए बता दे रहा हूँ। लॉ का क्लास में वही होगा जो अपना जो कंपनीज एक्ट का चैप्टर 2 चल रहा था, चैप्टर 2 में कुछ बाकी वाला पोर्शन था, और जो एक्स्ट्रा जो पोर्शन है जो बाकी रहेगा वो क्वेरी होते रहेगा। ठीक है, ओके। नाउ सर बताइए, ये ऑडिट ऐसे 210 क्या बोलता है? एक बार टाइटल को देखो, एग्रीइंग विथ TOAE। मैं बोलता हूँ एग्रीइंग विथ TOAE, टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। देखो ऑडिटर को ऑब्जेक्टिव्स ओवरऑल क्लियर है। अभी जो नया ऑडिट लेगा, नया ऑडिट में व्हाट आर द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट दैट शैल बी क्लियर। मार्क माय वर्ड, आई डोंट वांट टू नेम एनीवन फ्रॉम आवर कम्युनिटी, CS नॉन CS को तो सोचता ही नहीं हूं। तो बट देयर इज मैसिव नॉन कंप्लायंस ऑफ दिस। तुम लोग जब
करोगे ऑडिट तब समझ में आएगा। मेरा पर्सनल ओपिनियन है, पर्सनल फर्म में भी सीखा हूँ, तो आई हैव अ पार्टनरशिप फर्म, बट दिस ऐसे का जो स्ट्रिक्ट कंप्लायंस, स्ट्रिक्ट एडेरेंस होना चाहिए, मेरे को लगता है स्ट्रिक्ट एडेरेंस होना चाहिए, तब जाके काम पक्का होता है, फ्रॉड नहीं होता है। फर्म के साथ भी फ्रॉड नहीं होगा, कोई आउटसाइडर नहीं कर पाएगा, लीगली तुम स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहोगे। टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट अगर अच्छे से प्रोनाउंस करके, डॉक्यूमेंट करके, साइन करके तुम रख देते हो, और ऑडिट एंगेजमेंट में एंटर करने से पहले ही अगर ये तय कर लेते हो क्लाइंट के साथ, दिस शुड बी द अल्टीमेट कॉमन मिनिमम प्रैक्टिस एंड अ बेस्ट प्रैक्टिस, बट इट इज नॉट प्रैक्टिस सैडली, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। प्रैक्टिस होता है तो एकदम टॉप नॉच लेवल में, टॉप नॉच फर्म्स में होता है सर। आप आर्टिकलशिप जहां किए थे होता था एक क्लास, सर कहां किए थे? डीबी देसाई। आई ऑल्सो हैड एन ऑफर फ्रॉम डेलॉयट विच इज अ बिग 4, ठीक है। तो बिग 4 लेवल का फर्म्स में ये डेलॉयट, केपीएमजी, डीबी देसाई, ईवाई, पीडब्ल्यूसी, ग्रैंड थॉर्टन, जीटी, you know, all these big Ivy League firms, they implement the best practices, they implement the common minimum practices before. Sir, aapka firm, let's not talk about it, because I am not alone, I have my partner, and there are some practical impossibility, like we have our clients. These clients are, you know, not the Ivy League clients also. Clients भी तो public limited companies नहीं है, clients तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज भी होगा, और छोटा फर्म के पास तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज ज्यादा होगा। प्रैक्टिकली सोचो, तब बोल रहा हूं, ठीक है। तो इसीलिए दैट इज नॉट संभव टिल आई फोकस ऑन माय फर्म, आई फोकस ऑन टीचिंग मोर देन फर्म बिकॉज आई लव टीचिंग, बट देन अगेन आई नो ऑल द थिंग्स better than many firms, but still cannot implement it because there are some practical problems. वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सोचने से ही तुम ये ऐसे समझ जाओगे, एकदम समझ जाओगे, बहुत आसान है। ऐसे 210 बोल रहे कि ऑडिट एंगेजमेंट में एंटर करने से पहले क्लाइंट के साथ समझौता बहुत अच्छे से करो। टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट देख लो, तो देखो एक बार पढ़ो क्या बोल रहे हैं। ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एक्सेप्ट और कंटिन्यू एन ऑडिट एंगेजमेंट। एक्सेप्ट ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट क्या हुआ सर? एक्सेप्टेंस ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट मतलब नया फर्म सॉरी नया क्लाइंट आके बोल रहा है कि मेरा क्लाइंट का ऑडिट मेरा कंपनी का ऑडिट आप कीजिए। अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो दिस विल बी एक्सेप्टेंस ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। और एग्जिस्टिंग क्लाइंट आपको बता रहा है कि आप वापस रीअपॉइंट होइए, वापस आप ही ऑडिट कीजिए, तो दैट इज कंटिन्यूएंस ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। सो दो चीज है, एक है एक्सेप्टेंस और एक है कंटिन्यूएंस। दोनों शब्दों को मैं समझा दिया, दोनों शब्दों को समझा दिया, एक है एक्सेप्ट एंड एक है कंटिन्यू, और दोनों ही क्या चीज का है? दोनों ही है ऑडिट एंगेजमेंट का। क्लियर है? ओके। नाउ ओनली व्हेन बोला ऑडिटर का ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए एक्सेप्ट या कंटिन्यू करने से पहले, ओनली व्हेन द बेसिस अपॉन विच इट इज टू बी परफॉर्म हैज बीन एग्रीड। किस बेसिस पे परफॉर्म होगा ये एग्री। मैं क्या बोला सर, आप लोग क्या ये बेसिक क्लाइंट के साथ बातचीत नहीं करते हो? आप नाराज क्यों थे? हम लोग बातचीत करते हैं, डॉक्यूमेंट नहीं करते। इट शैल बी डॉक्यूमेंटेड, रिटन। याद है डॉक्यूमेंट? अच्छा, डॉक्यूमेंट का डेफिनेशन तुम लोग सीखोगे जनरल क्लॉजेस एक्ट में भी सीखोगे, लॉ में, और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का वीडियो में भी देखोगे, ठीक है। ओके, तो डॉक्यूमेंटेड मतलब एनीथिंग रिटन, लिखित। सर टर्म्स तो लिखने से ही बेहतर है। हाँ, टर्म्स वर्बल रखने से, एग्रीमेंट तो है बट वर्बल कोई भी चीज अच्छा होता है नहीं। छोटा फर्म्स लिखता नहीं है, सब वर्बली करके आ जाता है क्लाइंट्स के साथ, एंड मेरा ये बहुत बड़ा कंप्लेन है। एनीवे, सो सर बताइए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? ओनली व्हेन द बेसिस अपॉन विच इट इज टू बी परफॉर्म्ड हैज बीन अग्रीड थ्रू establishing whether the preconditions of an audit are present. Preconditions of an audit क्या है देखेंगे। Confirming that there is a common understanding between you and client, between the auditor and management. तो देखो दो चीज देखना पड़ेगा,
दो चीज का बेसिस देख के अपने एक्सेप्ट या कंटिन्यू करेंगे। एक, प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट प्रेजेंट है कि नहीं, मतलब ऑडिट करने से पहले मैं डिस्क्वालिफाइड हूं कि नहीं, मैं ले पाऊंगा कि नहीं, मेरा सीलिंग लिमिट के अंदर है कि नहीं, मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव जो है, मैनेजमेंट का जो ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मैनेजमेंट को पता है कि नहीं, ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर को पता है कि नहीं, मैनेजमेंट को पता है कि नहीं। दीज आर द प्री कंडीशंस एंड द कॉमन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन ऑडिटर एंड मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट दोनों को पता रहना चाहिए। ठीक है, तो ये दो चीज देख के इसी का बेसिस पे अपने एक्सेप्ट करेंगे या कंटिन्यू करेंगे ऑडिट एंगेजमेंट। तो ये दो चीज हाईलाइट कर लो, कॉमन अंडरस्टैंडिंग एंड प्री कंडीशंस। ओके सर। सर अभी बताइए लेटर ऑफ एंगेजमेंट ये क्या है? ये लेटर ऑफ एंगेजमेंट इज नथिंग बट द टर्म्स का डॉक्यूमेंटेशन। सर यही छोटा फर्म्स में नहीं होता है? नहीं, कोई भी छोटा फर्म को पूछ लो भैया दीदी, पीयर में नहीं मिलेगा, हर क्लाइंट के साथ ये लेटर होता ही नहीं। सर आपका फर्म में नहीं होता है, बोला था सर, आपको पकड़ लिया था अभी रिकॉर्ड में, नहीं पकड़ेगा, मैं ऐसा ऐसा चीज पकड़ लूंगा फिर। ठीक है, तो द आइडिया इज लेटर ऑफ एंगेजमेंट हर क्लाइंट के साथ होना चाहिए। आई पर्सनली फील, आई एम सेइंग, बट होता नहीं, होता ही नहीं। ऑडिटर विल गिव टू द क्लाइंट एट द ऑनसेट। ऑनसेट का मतलब होता है सर शुरुआत में देना चाहिए। हाँ, और ये कंटेंट्स क्या है, यहां से मैं पढ़ा दिया था मेरे ख्याल से, प्लीज टेल मी, यहां से मैं पढ़ा दिया था कि नहीं, हाँ या ना? एनीवन प्लीज टेल मी, कंटेंट से पढ़ाया हुआ था ना एलओई का, लेटर ऑफ एंगेजमेंट का कंटेंट से मेरे ख्याल से, कोई कंफर्म कर पाओगे कंटेंट से था या स्पेसिमेन लेटर से पढ़ाया? ओके ओके सर, कंटेंट अलग से नहीं पढ़ा है, स्पेसिमेन लेटर से पढ़ा है। तो स्पेसिमेन लेटर में कंटेंट्स ही है, तो मैं एक बार इसको, ये लेटर ऑफ एंगेजमेंट का कंटेंट्स को एक बार बोल दे रहा हूँ। कंटेंट्स को बोलने के बाद आप लोग स्पेसिमेन लेटर तो पढ़ाया हुआ है वो सोच लेना, और रिकरिंग ऑडिट से मेरे ख्याल से था, दैट इज कंफर्म्ड बिकॉज अ वेरी सिंसियर स्टूडेंट टोल्ड मी। ओके, तो अपने रिकरिंग ऑडिट्स के पहले तक लेटर ऑफ एंगेजमेंट का कंटेंट्स का ये दो स्लाइड करा के आज का क्लास खत्म करेंगे। ठीक है, आराम से सुनना, कंटेंट्स ऑफ लेटर ऑफ एंगेजमेंट। वी हैव टाइम आल्सो 20 मिनट्स, तो हार्डली 10 मिनट्स का ही लगेगा। ओके सर, सर बताइए आराम से, ध्यान से सुनना, क्या रहेगा ये लेटर ऑफ एंगेजमेंट में। ये इसका गाइडेंस दे रहे हैं ऐसे 210, ऐसे 210 बोल रहे हैं कि सबसे पहले क्या रहना चाहिए, स्कोप ऑफ एन ऑडिट, ये क्लियर करो। ऑडिट में तुम क्या करने वाले हो, क्या तुम्हारा स्कोप है, ये क्लियर कर लो। तो वही बोल रहा है, स्कोप ऑफ ऑडिट इंक्लूडिंग द रेफरेंस टू एप्लीकेबल लीगल regulations, applicable legislation, regulations, essays, and ethical and other pronouncements of the professional bodies to which the auditor adheres. सर आप ये करते हो? मैं बहुत बहुत ज्यादा करता हूं, मेरा क्लाइंट के साथ बात होता है तो मैं ऐसे का लेक्चर दे के आ जाता हूं, और ये सब ऑडिटर लोग पसंद नहीं करते हैं, मेरा पार्टनर डजंट लाइक इट। सर ये सब ओपनली बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं समझाने के लिए, तुम लोग भी फेस करोगे। बोलते हैं इतना कुछ क्लाइंट को क्यों बोलते हो, क्लाइंट तुम्हारा स्टूडेंट थोड़ी ना है। बट मैं सोचता हूँ कि ये डिस्क्लेमर है, ये ट्रांसपेरेंसी है, मैं सब बता देता हूँ। मेरे को पूछता है कि बिलिंग, मैं बोलता हूँ बिलिंग प्रोग्रेसिव हो सकता है या बाद में हो सकता है। यूजुअली वी डिनाई एडवांस, व्हाई? बिकॉज ऑडिटर इंडेटेड हो जाएगा। इतना कुछ एथिकली सुन के समझ के समझाता हूँ, पार्टनर भी कभी कभी सीख लेता है, बट उसके बाद मेरे को सुनाता भी है, पार्टनर है अल्टीमेटली, तो सुनाता भी है, बोला जाता है कि क्या क्लाइंट को बताने का क्या दरकार है, एथिकल रिक्वायरमेंट है भाई, क्यों नहीं बताया। ठीक है, इसीलिए सबको अच्छे से पढ़ना चाहिए सीए बनने से पहले। नाउ स्कोप ऑफ ऑडिट, स्कोप ऑफ ऑडिट में देखो क्या लिखा है, इंक्लूडिंग रेफरेंस टू एप्लीकेबल लेजिस्लेशन। क्या क्या एप्लीकेबल लेजिस्लेशन है? अपॉइंटमेंट कौन सा सेक्शन से होता है? सेक्शन 139। रेगुलेशंस, एसेज, एसेज मतलब जो पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग,
एंड एथिकल एंड अदर, मैं बोला ना प्रोफेशनल एथिक्स बोल के एक चीज होता है जो सीए एक्ट 1949 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट का शेड्यूल में दिया हुआ है। शेड्यूल टू सीए एक्ट में प्रोफेशनल एथिक्स बोल के कुछ चीज है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा वो एथिक्स अगर नहीं मानेंगे, वो सीए लोग का एथिक्स है। ऐसा सीएस लोग का भी और सीएमए लोग का भी एथिक्स है। हाँ, सीएस सीएमए लोग का भी ऐसा एथिक्स है, उन लोग का एक्ट। ओके सर। सर द फॉर्म ऑफ एनी अदर कम्युनिकेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। हाँ सर, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ एन ऑडिट क्या बोलना पड़ेगा? हाँ, हमेशा डिस्क्लेमर देना पड़ेगा, उन लोग को समझा देना पड़ेगा कि देखो भाई ये ऑडिट है, ये कोई जादू नहीं है कि तुम लोग जो भी करोगे पहले हम लोग पकड़ लेगा, हम लोग नहीं पकड़ पाएंगे, कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस होता है, इसलिए हम लोग कौन सा एश्योरेंस दे रहे हैं? रीजनेबल एश्योरेंस एंड नॉट एब्सोल्यूट एश्योरेंस। नहीं तो मैनेजमेंट चालाकी क्या करेगा पता है? मैनेजमेंट भर भर के गलती और फ्रॉड करेगा और बोलेगा ऑडिटर क्यों नहीं पकड़ा, ऑडिटर क्यों नहीं पकड़ा। तब हम लोग बोल पाएंगे कि देख टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट में पहले से कह दिया था कि इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ एन ऑडिट होता है। नहीं तो मैनेजमेंट बोलेगा मैं थोड़ी ना सीए पास किया, आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, तो ये इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ एन ऑडिट ये तुमको बोल देना पड़ेगा टुगेदर विथ, इमेजिन करो तुम क्लाइंट से बात कर रहे हो, बोल दोगे टुगेदर विथ इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, वही जो कंट्रोल रिस्क, बोलोगे डिजाइन इंप्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल आपका काम है, तो कंट्रोल अगर वीक होगा तो कंट्रोल रिस्क भी रहेगा, उसमें मेरा दोस्त नहीं है। एंड देयर इज एन अनअवॉइडेबल रिस्क that some material misstatements may not be detected, detection risk, even though audit is properly planned, performed in accordance with SS, inherent risk तो है ही। ठीक है, तो देखो यही फंडा बोल रहे हैं कि टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट में स्कोप ऑफ ऑडिट समझाते वक्त अच्छे से समझा दो, स्कोप ऑफ ऑडिट के बाद इनहेरेंट लिमिटेशंस इन एन ऑडिट। किसको समझाओ? पड़ोसी को या क्लाइंट को? ऑफ कोर्स क्लाइंट को, पड़ोसी को क्यों बोल करोगे? ठीक है, फिर अरेंजमेंट्स रिगार्डिंग प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट इंक्लूडिंग द कंपोजिशन ऑफ ऑडिट टीम, क्लाइंट को अच्छे से समझा देता हूं मैं, ये भी करता हूं और गुस्सा हो जाता है पार्टनर। ठीक है, मैं पूरा समझा देता हूं, जैसे तुम लोग के साथ प्लानिंग करता हूं ना, तो वैसे ही प्लानिंग करता हूं, बहुत केयर एंड डिलीजेंस के साथ बोल देता हूं कौन कौन रहेगा टीम में, क्या करेगा। सर आपका टीम में कितना जन है? ज्यादा नहीं है, आर्टिकल्स है खाली। ठीक है, सो द आइडिया इज कैसे क्या करेंगे, कब करेंगे, ये मैं पहले से बता देता हूं, क्योंकि स्कोप एंड एक्सपेक्टेशन के साथ ये अच्छे से डॉक्यूमेंटेड रह जाएगा। डॉक्यूमेंटेड नहीं होता है, वही प्रॉब्लम है, ये अच्छे से लिखा रहता है, मतलब बोला रहता है तो इजी रहता है। डॉक्यूमेंटेड ना रहने का रिस्क क्या है? क्यों इतना चिढ़ जाते हो सर डॉक्यूमेंटेशन से? क्योंकि कल अगर क्लाइंट बोला ये आप बोले नहीं तो कैसे प्रूव करोगे तुम? हम लोग अलग से पेपर डॉक्यूमेंट नहीं करते, बट ईमेल में लिख देते हैं ऐसा, बट बिग फर्म्स में ये सब एकदम ऑन पेपर साइंड हो जाता है। ओके, द अरेंजमेंट्स रिगार्डिंग, ये तो बोल दिए सर, रिटन रिप्रेजेंटेशन। हाँ अच्छा सर, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट स्लाइड में आओ, नेक्स्ट स्लाइड में आओ, कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। द एग्रीमेंट ऑफ मैनेजमेंट to make available to the auditor draft financial statements and accompanying other information in time to allow auditor to complete the audit in accordance with proposed timetable। बहुत इंपॉर्टेंट है। The agreement of management, management का representations basically, management to inform the auditor of facts, मैनेजमेंट को तुम बोलोगे कि भाई तुम्हारा ड्यूटी है ये, छुपाना मत, कोई भी राज हम लोग से छुपाना मत, हर चीज बता देना टाइमली मैनर में, जाके हम लोग भी टाइमली ऑडिट कंप्लीट कर पाए। फिर लास्टली मच इंपॉर्टेंट टर्म्स में क्या रहता है? फीस। एक तो सर्विस के बारे में, फिर फीस, बेसिस ऑन विच फीस आर कंप्यूटेड एंड एनी बिलिंग अरेंजमेंट। मैं अभी बोला ना बिलिंग अरेंजमेंट का एग्जांपल, मैं बोला ना एडवांस में लूंगा या प्रोग्रेसिव बिलिंग होगा। प्रोग्रेसिव बिलिंग का मतलब होता है आज कल सीए लोग एडवांस में नहीं लेते। सीए लोग का मार्केट में एक कस्टम है बिलिंग का, वो है काम खत्म करने के बाद बिल रेज होता है और तब पैसा आता है। बट ये कस्टम से सीए लोग का बैड डेट ज्यादा होता है, मैं बोल रहा था। ठीक है, और बैड डेट ज्यादा होता है। क्लाइंट बोला मैं इंसॉल्वेंट हो गया, अब ले, ठीक है, या क्लाइंट देगा ही नहीं, सताएगा, बोलेगा पैंडेमिक चल रहा है कहां से दूं, ऑफिस नहीं जा रहा हूं। ठीक है, और फेसबुक में देख रहे हो क्लाइंट हर जगह जा रहा है,
ठीक है, मास्क पहन के और फोटो भी दे रहे हैं. सो द आइडिया इज क्लाइंट विल मेक यू सफर फॉर मनी. इसलिए आजकल प्रोग्रेसिव बिलिंग बोल के एक कॉन्सेप्ट आ गया. प्रोग्रेसिव बिलिंग मतलब एक क्वार्टर गया तो 1/4 बिल रेस कर दिए. पूरा साल का लास्ट में जाके बिल करोगे तो बस तुम्हारा मेहनत हो गया, तुम गया. तो इसीलिए बिलिंग का जो अरेंजमेंट है ये अच्छे से बता देना चाहिए. ठीक है, ओके. ऑडियो वीडियो इज नॉट वर्किंग. किसका किसका ऑडियो वीडियो इज नॉट वर्किंग? सबका, सब मेरे को सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो? मैं बीच में चेक कर लिया, एक वो आया. ओके, इट्स वर्किंग फॉर अदर पीपल. दैट मीन्स जिनका नहीं वर्क कर रहा है उनका इंटरनेट कनेक्शन इज नॉट वर्किंग. ओके, आई एम कंटिन्यूइंग. ओके, रिकॉर्डिंग देख लेना किसी का अगर स्ट्रगल हो रहा है. Lastly, a request for management to acknowledge the receipt of audit engagement letter. यही नहीं होता है छोटा फर्म्स में. मैनेजमेंट को तुम टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट लेटर दे दिए एंड मैनेजमेंट को बोले ये आप पढ़ के एग्री किए हो, ये इसका एक्नॉलेजमेंट दीजिए. नहीं तो मैनेजमेंट बोलेगा मेरे को मिला था, मैं पढ़ा ही नहीं. मैनेजमेंट ऐसा नालायक है, बहुत बहुत. ठीक है. लास्टली एक चीज और लिखा, ये मैं क्लास में समझाया था, पीयर रिव्यू. और एक बात समझा के ये खत्म करेंगे. पीयर रिव्यू, एनी आइडिया गाइस व्हाट इज पीयर रिव्यू? एनी आइडिया? पीयर रिव्यू क्या है? जो लोग पढ़ लिए बढ़िया है, जो लोग नहीं पढ़े अभी समझ लो. पीयर रिव्यू किसी को भी कभी भी अप्लाई कर सकता है. पीयर रिव्यू क्या है सर, वो तो बताइए. देखो, पीयर रिव्यू इज अ quality control initiative. Quality control initiative taken by the ICAI, Institute of Chartered Accountants of India. हम लोग का इंस्टीट्यूट का एक क्वालिटी कंट्रोल इनिशिएटिव है. कैसे सर, क्या क्वालिटी? पीयर मतलब तुम्हारा सराउंडिंग. पीयर मतलब तुम्हारा सराउंडिंग ग्रुप. मतलब तुम अगर सीए फर्म हो, तुम्हारा पीयर में और कौन कौन है? बाकी सीए फर्म्स. तो एक सीए का काम, ऑडिट का काम, ऑडिट वर्क एंड रिव्यू वर्क आर डिफरेंट. रिव्यू इज जो पहले ऑडिट हो गया उसका वापस एक बार रिव्यू कर दिए शॉर्ट में, दैट इज रिव्यू. ऑडिट मीन्स इन डेप्थ. तो बोल रहे कि 5 साल पहले तुम कुछ ऑडिट किए थे, उसका आज पीयर रिव्यू करा सकता है सीए इंस्टीट्यूट एट रैंडम, एड हॉक. इससे क्या होगा? इससे ये एस्टैब्लिश होगा तुम जो किए थे काम सही किए थे कि नहीं, सरप्राइज चेक की तरह. इससे क्या होगा? इससे क्वालिटी इंटैक्ट रहेगा. एक ऑडिटर अपना काम ठीक से करेगा. नहीं तो ऑडिटर को ऑडिट कौन कर रहा है? ये तो बहुत बड़ा सवाल आ रहा है बहुत दिनों से अभी. ठीक है ना. तो दीज आर कंट्रोल्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल और इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी कंट्रोल टू check the quality of the audit work by a CA firm, by another CA firm through review. और ये CA इंस्टीट्यूट कराएगा. तो बोल रहे कि हाँ, तो बोल रहे कि आज अगर तुम्हारा काम तुम करके ऑडिट कर लिए, ऑडिट ओपिनियन दे दिए, तो ये रिव्यू कर सकता है कोई भी फर्म कभी भी, और खुद से नहीं करेगा. सीए इंस्टीट्यूट बोलेगा तो करेगा. ठीक है. तो ये होता है पीयर रिव्यू. ओके सर. तो सर हर काम इज सब्जेक्ट टू पीयर रिव्यू? हाँ. ओके, सो दैट हैज फिनिश्ड आर ऐसे 210 का ओपनिंग जो था. मेरे ख्याल से अपना इसके बाद रिकरिंग ऑडिट से आप लोग का पास है मेरे ख्याल से. रिकरिंग मतलब कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट. रिकरिंग मतलब क्या? एक के बाद एक कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट, एक्सेप्टेंस. तो ठीक है. सो मेरे ख्याल से वीडियो में यहां से है. That concludes today's class time also. We have 10 minutes left. So we have finished almost everything. There's nothing to discuss. And naya chapter 6 we will start from next Friday. Why? Because Monday, Wednesday अभी भी law होगा. इस महीने law होगा. Law जैसे live खत्म होगा तब हफ्ते में 3 बार audit हो जाएगा. ठीक है. By July end hopefully audit खत्म हो जाएगा. Thank you for attending today's class. We are meeting on next Friday for audit, Monday for law.